बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे हैं हम। तो अब सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें इसकी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, कैसी स्टेटमेंट होगी तो वो हम नल हाइपोथेसिस में लिखेंगे, और कैसे पता चलेगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो कौन सा है। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस की टाइप्स हैं सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट। इनमें क्या डिफरेंस है? सिंपल हाइपोथेसिस वो है जिसमें कि जो आपको स्टेटमेंट दी जा रही है उसमें जो आपको डाटा दिया गया है उसकी फंक्शनल फॉर्म यानी उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पता हो कि क्या है। दूसरा, उसकी जो पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं वो स्पेसिफिक हों, ठीक है, स्पेसिफाई की हुई हों। तो ये अगर ये दो कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो वो सिंपल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। ये टू कंडीशंस हैं तो ये सिंपल हाइपोथेसिस होगा। सपोज़ आपको कोई डाटा दिया जाता है कि एक रैंडम वेरिएबल है जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है, उसका जो n है, सैम्पल साइज़ है वो 10 है, और उसका जो पाई है या फिर p है वो 0.4 है, ठीक है। ये इस तरह से अगर आपको पूरी स्पेसिफाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो ही पैरामीटर्स होते हैं n और p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो गिवन हैं और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो बता दी गई है, फंक्शनल फॉर्म कौन सी है यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, वो बाइनोमियल है, उसके दोनों पैरामीटर्स भी आ गए हैं, तो फिर ये सिंपल हाइपोथेसिस होगा। और या ये भी हो सकता है कि रैंडम वेरिएबल हो जिसमें जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, उसका मीन 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 4 है, ठीक है। ये भी सिंपल हाइपोथेसिस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म नॉर्मल है और म्यू एंड सिग्मा जो है, म्यू एंड वेरिएंस इसके पैरामीटर्स होते हैं, तो म्यू भी दे दिया गया और साथ में सिग्मा भी, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट हाइपोथेसिस। कौन सा होगा? कंपोजिट हाइपोथेसिस इसके अगेंस्ट होगा कि उसकी अंडरलाइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं होंगे। सपोज़ वो कैसे होंगे? उसमें ये दिया जाएगा कि रैंडम वेरिएबल है, दोनों में से कोई एक चीज़ स्पेसिफाई होगी, ठीक है। कोई एक भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं होगी तो वो कंपोजिट हो जाएगा। जैसे कि ये दिया जाएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 40 है, ठीक है, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। ये सिग्मा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसमें म्यू 50 दिया गया है, ठीक है। ये म्यू है, एक रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर जो है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं है। कितना 4 से ग्रेटर है ये नहीं पता, 4 है और 4 से ग्रेटर है, 4 से कितना ग्रेटर है, क्या लिमिट है, क्या रेंज है, कुछ नहीं पता, ठीक है। अगर इस तरह की हो, इस तरह के पैरामीटर्स जो हैं, इस पैरामीटर्स की ऐसी वैल्यूज़ हों तो वो भी कंपोजिट हाइपोथेसिस में आएगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शनल फॉर्म तो पता है लेकिन पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर का जो है वो वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए ये कंपोजिट हाइपोथेसिस है। या फिर जैसे ये है रैंडम वेरिएबल हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर नेम नहीं है, हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5, ठीक है। इसके पैरामीटर्स की वैल्यू स्पेसिफाई की गई हैं, दोनों म्यू एंड सिग्मा दिया गया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शनल फॉर्म का नहीं पता, ठीक है। तो ये भी कंपोजिट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, रैंडम वेरिएबल हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पाई यहाँ पे कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4 है। अब यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो बताई गई है लेकिन उसका
एन नहीं बताया गया, सैंपल का साइज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी गई है, तो ये भी कंपोजिट हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये क्या है कि ये एक फॉर्मूला है जिसमें आप सैंपल की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। जो आपको सैंपल में वैल्यूज़ दी गई हैं, मेयर्स दिए गए हैं, मीन होगा, सिग्मा होगा या फिर प्रोपोर्शन होगी, ये वैल्यूज़ आप उस फॉर्मूला में जो है वो पुट करते हैं, उस प्रोसीजर में लगाते हैं, और आपको जो वैल्यू एंड पे आपको मिलती है, रिजल्टेंट वैल्यू, वो स्टैटिस्टिक होता है आपके पास, ठीक है। वो सैंपल स्टैटिस्टिक होता है। वो वैल्यू जो है वो आपको प्रोवाइड करती है बेस, जिसकी बेस पर आप वो ऐसी बेस प्रोवाइड करती है जिस पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ किए जाते हैं। जी है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन के का है, काई स्क्वायर है, एफ है, ठीक है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या हुआ कि ये आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप सैंपल की वैल्यूज़ लगाते हैं, तो आपको एक सिंगल वैल्यू मिलती है जिसको आप सैंपल स्टैटिस्टिक कहते हैं, उस वैल्यू की बेस पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिजेक्शन रीजन, नॉन रिजेक्शन रीजन। अब रिजेक्शन रीजन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा जो है वो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर इस रीजन में लाई करती है, ठीक है। ये 2 रीजन्स हैं आपके पास, ये सपोज डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, ठीक है। तो आपका जो रिजेक्शन रीजन है, अगर ये रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, दिस इज़ रिजेक्शन रीजन, आर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिजेक्शन रीजन। इफ़ दिस इज़ द रिजेक्शन रीजन एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक लाइज इन दिस रीजन, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर इस रीजन में लाई करती है तो फिर आप रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर आप रिजेक्शन रीजन में लाई करती है तो फिर आप रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन रिजेक्शन रीजन। नॉन रिजेक्शन रीजन क्या होगा? सपोज अगर आपका जो है नॉन रिजेक्शन रीजन, इधर ये आपका सारा नॉन रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, और ये रिजेक्शन रीजन है, ये रिजेक्शन और ये नॉन रिजेक्शन, NR नॉन रिजेक्शन रीजन। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर इस रीजन में लाई करती है तो फिर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ़ द टेस्ट वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक लाइज इन नॉन रिजेक्शन रीजन। नेक्स्ट है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या हैं? ये रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करती हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलता है कि इतना हमारा रिजेक्शन रीजन है और इतना एक्सेप्टेंस रीजन है या नॉन रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। नॉन रिजेक्शन रीजन को एक्सेप्टेंस रीजन भी कहते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि हमारा रिजेक्शन रीजन क्या है, और सपोज़ अगर ये रिजेक्शन रीजन है दोनों साइड पे, ये दरमियान में एक्सेप्टेंस रीजन है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमें क्रिटिकल वैल्यू बताएगी कि आपका एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा है और रिजेक्शन रीजन कौन सा है। ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। तो ये सेपरेट इन रीजन्स को कौन करता है? क्रिटिकल वैल्यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को आपने कैसे इस्टेब्लिश करना है वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, कि थीटा जिसमें वो हाइपोथेसिस जिसमें कि सम फॉर्म ऑफ इक्वलिटी मिलेगी, वो सारा जो है वो नल हाइपोथेसिस में आएगा। जैसे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट will be a value of the population parameter and theta is the itself a parameter। ये हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो या फिर लेस देन इक्वल टू, ये 3 फॉर्म्स जो हैं ये नल हाइपोथेसिस की हैं। ये सारी फॉर्मूलेशन हमने पढ़ ली थी।
सॉरी नेक्स्ट है क्रिटिकल वैल्यूज़ के बाद है टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट क्या है? टू टाइप के टेस्ट होंगे, टू टेल एंड वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट में मज़ीद जो है वो टू फॉर्म्स होंगी, लेफ़्ट टेल टेस्ट एंड राइट टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें क्रिटिकल रीजन जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों टेल्स में लाई करेगा। क्रिटिकल रीजन मींस रिजेक्शन रीजन, ठीक है। रिजेक्शन रीजन को क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं और नॉन रिजेक्शन रीजन को एक्सेप्टेंस रीजन भी कहते हैं। तो रिजेक्शन रीजन या फिर क्रिटिकल रीजन जो है अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बोथ टेल्स में लाई करें, ठीक है, ये बोथ टेल्स में लाई करें, ये दोनों साइड पे रिजेक्शन रीजन अगर बनता हो, ये रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ टू टेल टेस्ट, ठीक है। इसको ऐसे टेस्ट को जिसके रिजेक्शन रीजन डिस्ट्रीब्यूशन की बोथ टेल्स में लाई करता हो वो टू टेल टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है वन टेल टेस्ट। कौन सा होगा कि जिसमें क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन डिस्ट्रीब्यूशन की ओनली वन साइड पे लाई करे, या वो लेफ़्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, दोनों में से एक साइड पे लाई करे, वो वन टेल टेस्ट होगा। अब उसके अंदर लेफ़्ट टेल टेस्ट आ जाएगा और फिर राइट टेल टेस्ट आ जाएगा। लेफ़्ट टेल टेस्ट कौन सा होगा? जिसमें क्रिटिकल रीजन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ओनली वन लेफ़्ट साइड पे लाई करें, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे लाई करें तो वो लेफ़्ट टेल टेस्ट होगा, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड है। अगर रिजेक्शन रीजन ओनली ये सारा एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो अगर रिजेक्शन रीजन सिर्फ लेफ़्ट टेल पे में लाई करें तो वो लेफ़्ट टेल टेस्ट होगा। राइट टेल टेस्ट कौन सा होगा? जिसमें रिजेक्शन रीजन डिस्ट्रीब्यूशन की राइट साइड पे लाई करें, ठीक है। ये रिजेक्शन रीजन है और इधर सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, तो ये राइट टेल टेस्ट होगा। नेक्स्ट है डिसाइडिंग अपॉन एन अप्रोप्रिएट टेस्ट। ये आपने डिसाइड कैसे करना है कि हमने लेफ़्ट टेल टेस्ट लगाना है, राइट टेल टेस्ट लगाना है या फिर टू टेल टेस्ट लगाना है। इसमें जब आपने लेफ़्ट टेल टेस्ट लगाना है तो आपको क्वेश्चन में डिक्रीज़ की बात करेंगे, ठीक है, लेस की बात होगी, किसी चीज़ के डिक्रीज़ होने की, कम होने की, लेस होने की, मिनिमाइज़ होने की बात होगी, तो फिर आप लेफ़्ट टेल टेस्ट यूज़ करेंगे। जब आपके लिए को इंक्रीज़ कहा जाएगा, ग्रेटर कहा जाएगा, मोर कहा जाएगा, तो फिर आप राइट टेल टेस्ट यूज़ करेंगे। इंक्रीज़ की तरफ जाना है तो राइट टेल टेस्ट, डिक्रीज़ की तरफ जाना है तो लेफ़्ट टेल टेस्ट। और अगर चेंज की बात करेंगे तो फिर आपने टू टेल टेस्ट लगाना है, ठीक है, टू साइडेड टेस्ट लगाना है। ये सारे इसके मेथड्स हैं, ठीक है, कि राइट कब लगाना है, लेफ़्ट कब लगाना है, और चेंज आएगी तो टू टेल टेस्ट, डिक्रीज़ की बात होगी तो लेफ़्ट, और इंक्रीज़ की बात होगी तो राइट टेल टेस्ट। नेक्स्ट है कि रिजेक्शन रीजन, इसके लिए क्या बनेगा? नल हाइपोथेसिस अगर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट होगा तो इसका अल्टरनेटिव इसका उलट होगा। अगर नल हाइपोथेसिस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट है तो इसका अल्टरनेटिव क्या बनेगा? ये एच नॉट है, ठीक है। H1 क्या बनेगा? थीटा लेस देन थीटा नॉट, ठीक है, इसको आपने ऑपोजिट कर लेना है। और इसी तरह अगर ये लेफ़्ट टेल टेस्ट था, ठीक है, ये लेफ़्ट, राइट और टू टेल टेस्ट का पता आपको कहाँ से चलता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको बताते हैं कि आपका टेस्ट कौन सा है, टाइप क्या है टेस्ट की, ठीक है। अगर तो अल्टरनेटिव लेस देन के साइन में है तो फिर वो लेफ्ट टेल टेस्ट है, ग्रेटर देन के साइन में है तो राइट टेल टेस्ट है, और नॉट इक्वल के साइन में है तो फिर वो टू टेल टेस्ट है जी। तो अगर ये आपको ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि किस तरह के हाइपोथेसिस के लिए, नल हाइपोथेसिस के लिए अल्टरनेटिव क्या होता है। अगर लेस देन होगा तो फिर क्या होगा, H1 थीटा, ये लेस देन इक्वल है H0 तो ये होगा ग्रेटर देन, अल्टरनेटिव होगा थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, तो ये होगा राइट टेल टेस्ट, ठीक है, ये राइट टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट कौन सा होगा, जिसमें H0 थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट और H1 थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है, ये होगा टू टेल टेस्ट। तो ये जो नेम्स हैं इन थ्री टाइप्स के टेस्ट के, ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। ये आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के डिसाइड करते हैं कि आपका टेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट है एरर ऑफ इन्फ्रेंस। एरर ऑफ इन्फ्रेंस का मतलब है कि जब आप इन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी ये टेस्टिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें एरर्स आने के चांसेस भी हैं। अब एरर्स कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप सैंपल का डाटा यूज़ कर रहे हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, किसको आप टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब भी आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जा रहे हैं, अगर सैंपल का डाटा सपोर्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, रिजल्ट्स जो हैं वो फेवर में हैं नल हाइपोथेसिस की, तो आप नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर सैंपल की जो एविडेंस है या सैंपल का जो डाटा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा नल हाइपोथेसिस को, तो फिर आप उसको जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो दो आपके पास जो है वो टोटल रिजल्ट्स, दो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, कंक्लूजन्स आते हैं। क्या है कि रिजेक्ट कर दें नल हाइपोथेसिस को, किसकी बेस पे, सैंपल डाटा की बेस पे, सैंपल एविडेंस पे, क्योंकि सैंपल सपोर्ट कर रहा है उस सैंपल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा नल हाइपोथेसिस को, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। दो टाइप के कंक्लूजन्स आते हैं, ठीक है, कि सैंपल का जो डाटा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा नल हाइपोथेसिस को, तो आप उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरी क्या इसकी फॉर्म है, वो होती है कि एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि आपका सैंपल डाटा उसको फेवर कर रहा है। तो ये दो टाइप्स के जो है वो कंक्लूजन्स आपके आते हैं और दो टाइप्स की ही पॉसिबल नेचर होती है नल हाइपोथेसिस की, या तो वो ट्रू होता है या फिर वो फॉल्स होता है, ठीक है। ये दो टाइप की जो है वो नेचर होती है नल हाइपोथेसिस की, या वो ट्रू है या फॉल्स है। आप इसी स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं कि वो क्या वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये सारा टेस्ट जो प्रोसीजर है जो हमने पढ़ा है, ये आप किसके लिए लगाते हैं, ये इसी स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए लगाते हैं कि आइदर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके पास 4 टोटल आउटकम्स आ सकती हैं। क्या आ सकता है कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये रॉन्ग डिसीजन होगा, ठीक है, ये एरर होगा, ये रॉन्ग डिसीजन होगा। इसी को कहते हैं एरर ऑफ इन्फ्रेंस, यानी इन्फ्रेंस करते हुए आपके पास कौन कौन से एरर आ सकते हैं। पहला एरर तो ये होगा कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये रॉन्ग डिसीजन हो गया, ठीक है, एरर आ गया। सेकंड क्या है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट का मतलब है कि रिजेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट डिसीजन है, ठीक है। थर्ड क्या हो सकती है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी रॉन्ग डिसीजन है, ये भी एक एरर है कि वो असल में क्या था, फॉल्स था, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये रॉन्ग डिसीजन है।
और क्या हो सकता है? फोर्थ पॉसिबल आउटकम ये है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर ये करेक्ट डिसीजन हुआ। ठीक है, वो फॉल्स है इसलिए उसको रिजेक्ट किया है, तो ये करेक्ट डिसीजन है। तो दो टाइप्स के एरर आए यहाँ पर। पहला एरर ये आया कि एच नॉट जो है वो क्या था, एच नॉट एक्चुअली ट्रू था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब ये वाला डिसीजन आएगा कि एच नॉट इज़ ट्रू एंड वी मे रिजेक्ट इट, तो ये कौन सा एरर होगा? टाइप 1 एरर। इसी तरह टाइप 2 एरर कौन सा होगा कि एच नॉट जो है वो फॉल्स था, तो ट्रू क्या था? एच नॉट फॉल्स था, एच नॉट फॉल्स था यानी रॉन्ग था, एच वन जो है वो ट्रू था। तो हमने क्या किया कि एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर वो है कि आप सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। और टाइप 2 एरर ये है कि आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये टाइप 2 एरर है। नेक्स्ट ये टेबल बना हुआ है कंक्लूजन्स का। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है कि इधर सैम्पल इंडिकेशन कंक्लूजन है, इधर स्टेट ऑफ नेचर ऑफ हाइपोथेसिस है। इसमें सबसे पहले देखें कि रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को जब एच नॉट ट्रू है, तो ये गलत हो गया, तो ये टाइप 1 एरर बन गया। ठीक है, देखें इसके सामने लिखा हुआ टाइप 1 एरर। नेक्स्ट है कि रिजेक्ट कर दें एच नॉट को जबकि एच वन ट्रू है। ठीक है, तो ये ठीक है कि एच नॉट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एच वन ट्रू है। ठीक है, तो ये करेक्ट डिसीजन हो गया। नेक्स्ट, डू नॉट रिजेक्ट और एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है, डू नॉट रिजेक्ट का क्या मतलब है कि रिजेक्ट ना करें यानी एक्सेप्ट कर लें एच नॉट को जबकि एच नॉट ट्रू है, तो ये करेक्ट डिसीजन। नेक्स्ट, एक्सेप्ट कर लें एच नॉट को जबकि एच वन ट्रू है। ठीक है, एच वन ट्रू है, तो ये भी एरर बन गया। और ये कौन सा एरर होता है? टाइप 2 एरर, जिसमें आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो ये टाइप 2 एरर है। इतना ही है आप आज का लेक्चर। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, टाइप 1 एरर कैसे होता है, टाइप 2 एरर क्या है। ठीक है, इसको सारे को अच्छे तरीके से रीड करें और लेफ़्ट टेल, राइट टेल और टू टेल टेस्ट का जो है वो अच्छे तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट करना सीखें। इनकी जो डेफिनेशंस हैं ये याद करें, ये सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।